इमेजिन एक सिंपल सी ट्रेडिंग कंपनी जैसे आजकल कोई मल्टीनेशनल टेक ब्रांड हो। हम्म। वो एक दिन डिसाइड करती है कि वो अब सिर्फ बिजनेस नहीं करेगी बल्कि पूरे देश की सरकार चलाएगी। साउंड्स लाइक अ साईफाई मूवी का प्लॉट, राइट? हाँ यार, एकदम। पर इंडिया में एक्चुअली एग्जैक्टली यही हुआ था। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हम उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल डॉट पीडीएफ डॉक्यूमेंट को पूरी तरह अनटैक करने वाले हैं। ये डिस्कशन स्पेशली उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स की दिल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। राइट। और हमारा मिशन आज बहुत सिंपल है। इस सोर्स डॉक्यूमेंट का एक एक फैक्ट, हर एक साल और हर एक नाम हम बिना स्किप किए कवर करेंगे। क्योंकि देखो, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली। और वैसे हिस्ट्री को सिर्फ डेट्स और नेम्स की तरह रटना बहुत बोरिंग लगता है। पर अगर हम इस पूरे पीरियड को एक मैसिव कॉर्पोरेट टेकओवर की तरह देखें, जहां एक अग्रेसिव कंपनी धीरे धीरे राइवल्स को एलिमिनेट करती है, नई मैनेजमेंट लाती है और फाइनल मोनोपोली सेट करती है, तो सब कुछ लॉजिकली याद रहेगा। मैं तो इसको ऐसे ही देखती हूँ। दैट इज अ ब्रिलियंट वे टू फ्रेम इट। आई मीन, ये लिस्ट सिर्फ अलग अलग नाम और साल नहीं है, ये एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट है। ये दिखाता है कि कैसे रूल्स, पॉलिसीज और समटाइम्स डायरेक्ट अग्रेशन के थ्रू एक कंपनी ने पूरा सिस्टम हाईजैक किया है। सही कहा। जो स्ट्रक्चर हम आज देखते हैं ना, उसका डिजाइन इन्हीं फेजेस में सेट हुआ था। तो चलो उस कॉर्पोरेट एनालॉजी को ही आगे बढ़ाते हैं। जब कोई कंपनी मार्केट में मोनोपोली चाहती है तो सबसे पहले उसे अपने डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से बाहर निकालना पड़ता है। इंडिया को कंट्रोल करने से पहले ब्रिटिशर्स को अपने यूरोपियन राइवल्स, स्पेशली फ्रेंच लोगों को क्लियर करना था। राइट। तो बेसिकली ये एक प्री क्वालिफायर मैच था, मेन पावर शिफ्ट से पहले की लड़ाई, जिसे हम कार्नाटिक वॉर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन एक चीज समझ नहीं आती, ये यूरोपियन राइवलरी का इंडिया से क्या डायरेक्ट कनेक्शन था? कनेक्शन एक्चुअली ग्लोबल था। कार्नाटिक वॉर्स बेसिकली उनके इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स का इंडियन एक्सटेंशन थे। सबसे पहले हुई फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, जो 1746 से 1748 तक चली। अच्छा, ये वो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सेसेशन का प्रॉक्सी वॉर था ना? हाँ, बिल्कुल हुई। और ये वॉर खत्म होती है ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शापेल के साथ 1748 में। लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। सेकेंड कार्नाटिक वॉर स्टार्ट हो गई 1749 से 1754 तक। इस बार क्या मुद्दा था, ग्लोबल या लोकल? इस बार स्ट्रिक्टली लोकल था। हैदराबाद और कर्नाटक रीजन के सक्सेशन डिस्प्यूट्स थे। दोनों पावर्स ने अपने अपने कैंडिडेट सपोर्ट किए और इसी कॉन्फ्लिक्ट में से एक स्टार निकल कर आया, रॉबर्ट क्लाइव। ओह यस, रॉबर्ट क्लाइव। वो एक ब्रिलियंट कमांडर की तरह इमर्ज हुए थे ना। स्पेशली सीज ऑफ आर्कॉट के टाइम उनका दिमाग बहुत शार्प चला। एग्जैक्टली। फिर ये वॉर एंड हुई ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के साथ 1754 में। और इसके बाद आता है फाइनल नॉकआउट राउंड, थर्ड कार्नाटिक वॉर, जो 1756 से 1763 तक चली। ये ग्लोबल 7 इयर्स वॉर का हिस्सा थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक बैटल सबसे क्रूशियल है, राइट? एब्सोल्युटली, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, जो 1760 में लड़ी गई। यहाँ ब्रिटिश कमांडर सर आयर कूट ने कंप्लीटली और डिसाइसिवली फ्रेंच कमांडर कॉम्ट दी लली को हरा दिया। वेट, तो मतलब यहाँ इंडिया में फ्रेंच एम्पायर बनाने का सपना ऑफिशियली खत्म? हाँ, एकदम खत्म। ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट फाइनल ट्रीटी के साथ सेटल हुआ, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में। फ्रेंच राइवल्स आउट और ब्रिटिश कंपनी का रास्ता क्लियर। वाओ, तो कॉम्पिटिटर्स आउट हो गए। अब कंपनी ने डायरेक्टली टारगेट किया सबसे रिच रीजन को, यानी बंगाल। और यहाँ एंट्री होती है उस अग्रेसिव स्टार्टअप फाउंडर की, रॉबर्ट क्लाइव। राइट। इन्हें अर्ली गवर्नर्स ऑफ बंगाल में काउंट किया जाता है, बिफोर द 1773 चेंजेस। पर मैं सोच रही थी, ये एग्जैक्टली इंडिया में रूल एस्टैब्लिश कैसे कर पाए इतनी जल्दी? बाय अंडरस्टैंडिंग द लोकल वीकनेसेस। रॉबर्ट क्लाइव का टेन्योर 2 पार्ट्स में था। पहला 1757 से 1760 और फिर वापस 1765 से 1767। इन्हें स्ट्रिक्टली फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल माना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की डायरेक्ट फाउंडेशन रखी थी ना 1757 की बैटल ऑफ प्लासी में? बिल्कुल। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हराया। प्लासी ने नवाब को हटाया, पर असली गेम चेंजर उनकी पॉलिसी थी। 1765 में क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया। वेट, ड्यूअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। प्रैक्टिकली ये सिस्टम काम कैसे करता था? क्योंकि सुनने में ये एक बड़ा स्कैम लगता है मुझे। क्योंकि वो एक स्कैम ही था। डुअल सिस्टम का मैकेनिज्म सिंपल था। कंपनी ने सारा टैक्स कलेक्ट करने का, यानी दीवानी पावर अपने पास रखा और नवाब को बोला कि आप एडमिनिस्ट्रेशन यानी निजामत संभालो।
अच्छा, मतलब कंपनी के पास सारा पैसा आ रहा है बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, और नवाब के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिना किसी पैसे के। व्हाट अ ट्रैप। एग्जैक्टली। और उसी साल 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी साइन हुई मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के साथ। ये ट्रीटी बैटल ऑफ बुक्सार के बाद साइन हुई थी। यहाँ एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए एक ट्रिक पॉइंट है। बक्सर की बैटल 1764 में हुई थी, तो लॉजिकल लगता है कि क्लाइव ही उस टाइम इंचार्ज होगा, पर ऐसा नहीं था। सही पकड़ा। हेनरी वैंसेटार्ट थे उस टाइम गवर्नर ऑफ बंगाल, जिनका टेन्योर्स 1760 से 1764 तक था। बैटल ऑफ बक्सर को एक्चुअली लीड किया था ब्रिटिश कमांडर हेक्टर मुनरो ने। तो अगर इम्पैक्ट कंपेयर करें तो प्लासी ने एंट्री दी थी, पर बक्सर ने उन्हें लीगली टैक्स कलेक्ट करने की लेजिटिमेट पावर दी। एकदम सही। अब कंपनी इतनी मैसिव और पावरफुल हो चुकी थी कि उसकी होम कंट्री यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट पैनिक करने लगी। उन्हें लगा ये स्टार्टअप उनके कंट्रोल से बाहर हो रहा है। तो उन्होंने नए एक्ट्स पास किए पावर को रेगुलेट करने के लिए। रीजनल पोस्ट का नाम अपग्रेड हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिनका टाइम पीरियड है 1773 से 1833। एक प्रॉपर कॉर्पोरेट बोर्ड वाली फीलिंग आने लगी। हाँ, और सबसे पहला अपॉइंटमेंट था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स का। उनका टेन्योर 1773 से 1785 तक था। वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। और इन्हीं के वक्त पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी पास हुआ था ना, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन को और टाइट किया। बिल्कुल। आते ही इन्होंने सबसे पहला काम किया रॉबर्ट क्लाइव के उस मेसी ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को एबॉलिश करना। वो समझ गए थे कि सस्टेनेबल रूल के लिए डायरेक्टली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होगा। इनके टाइम पर काफी अग्रेसिव वॉर्स भी तो हुई थी। हाँ, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर चली 1775 से 1782 तक, जिसके एंड में ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई 1782 में। फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई 1780 से 1784 के बीच। और कल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या? उसके लिए 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फॉर्म की गई विलियम जोन्स के साथ मिलकर। 1786 से 1793 इन्हें सब परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम के लिए जानते हैं, लेकिन ये सिस्टम एक्चुअल में था क्या? परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लाया गया। बेसिकली कंपनी को एक फिक्स्ड मंथली रेवेन्यू चाहिए था अपनी वॉर्स फंड करने के लिए, तो उन्होंने लोकल जमींदार्स को लैंड का ओनर बना दिया और टैक्स फिक्स कर दिया। तो जमींदार फिक्स्ड अमाउंट कंपनी को देता और बचा हुआ प्रॉफिट खुद रखता। इसने तो पेजेंट्स को कंप्लीटली एक्सप्लॉइट किया होगा। बहुत बुरी तरह। वैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने रूल्स और हायरार्की सेट की। इन्होंने लोअर एंड एपलेट कोर्ट सेटअप किए। और वॉर्स में इनका क्या रोल था? इनके टेन्योर में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी 1790 से 1792 तक, जिसका रिजल्ट था ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। एक यूनिक फैक्ट भी बताता हूँ, इनका टूम इंडिया में ही गाजीपुर यूपी में है। ओह वाओ, गाजीपुर में। उसके बाद मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि अब एक्सपेंशन का टाइम है, तो उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली को भेजा, जिनका टेन्योर 1798 से 1805 था। वेलेस्ली फेमस थे अपने सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि के लिए। सुनने में बड़ा डिप्लोमेटिक लगता है, पर इसका रियल मैकेनिज्म तो माफिया प्रोटेक्शन जैसा था, राइट? स्पॉट ऑन। मैकेनिज्म ये था कि ब्रिटिश फोर्स किसी इंडियन स्टेट में परमानेंटली स्टेशन की जाएगी। उस स्टेट का राजा उस आर्मी का पूरा खर्चा उठाएगा। और बदले में शर्त क्या थी? सबसे बड़ी शर्त, राजा किसी और यूरोपियन पावर या इंडियन रूलर से विदाउट परमिशन दोस्ती या ट्रीटी नहीं कर सकता। इट वॉज अ गोल्डन केज। हैदराबाद वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसने इस ट्रैप को 1798 में एक्सेप्ट किया। वैसे काफी अग्रेसिव थे ना। इनके टाइम पर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई 1799 में, जहां टिप्पू सुल्तान की डेथ हुई। एग्जैक्टली। फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 तक चली। 1802 की ट्रीटी ऑफ बसीन भी इन्हीं के वक्त की है। और एजुकेशन के लिए इन्होंने कैलकाटा में फोर्ट विलियम कॉलेज भी एस्टैब्लिश किया था सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, फिर नेक्स्ट लिस्ट में आते हैं लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, 1807 से 1813 तक। इनका बड़ा माइलस्टोन था 1809 की ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो इन्होंने महाराजा रंजीत सिंह के साथ साइन की थी। राइट। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं 1813 से 1823। याद रखना एस्पिरेंट्स, ये वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है। इन्होंने पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन को और कंटिन्यू रखा। तो इन्होंने कौन सी वॉर्स लड़ी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लड़ी 1817 से 1819 के बीच। इनके टाइम की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी एंग्लो नेपाल वॉर 1814 से 1816 तक,
जिसके बाद ट्रीटी ऑफ सगाउली साइन हुई। और इनके टाइम पर ही पिंडारीज को भी हटाया गया था ना? हाँ, इन्होंने सिस्टमैटिकली पिंडारीज को कंप्लीटली सप्रेस कर दिया, जो सेंट्रल इंडिया में एक मेजर पावर बन चुके थे। और रेवेन्यू कलेक्शन में एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ, रैयतवारी सिस्टम, जिसे मुनरो और रीड ने इंट्रोड्यूस किया। इस सिस्टम में क्या अलग था? इसमें जमींदार्स को बाईपास करके डायरेक्ट किसान यानी रैयत से टैक्स फिक्स किया गया। अब कंपनी का स्केल इतना मैसिव हो गया था कि बंगाल का टैग उन्हें छोटा लगने लगा। 1833 में एक और मेजर शिफ्ट आता है। पोस्ट का टाइटल बन जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये ट्रांजिशन एक रीजन के मैनेजर से सीधा कंट्री सीईओ बनने जैसा था। ये फेज 1833 से 1858 तक चलता है। पहले सीईओ बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835। इन्हें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया चार्टर एक्ट 1833 के अंडर। इनको काफी प्रोग्रेसिव माना जाता है। हाँ, इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। 1829 में एबोलिशन ऑफ सती इनैक्ट किया, फीमेल इन्फेंटिसाइड को अबॉलिश किया, ठगी सिस्टम को खत्म करने के लिए स्पेसिफिकली कैप्टन विलियम स्लीमन को अपॉइंट किया, जिन्होंने थग्स को सप्रेस किया। जुडिशियल लेवल पर क्या चेंजेस थे? इन्होंने सर्किट कोर्ट्स को अबॉलिश कर दिया और एजुकेशन का लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल दिया। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। क्योंकि मकॉलेज मिनट ऑफ 1835, जिसमें इंग्लिश एजुकेशन को मीडियम बनाया गया, वो इन्हीं के टेन्योर में आया था। बिल्कुल सही। इनके तुरंत बाद थे द लॉर्ड मेटकाफ 1835 से 1836। इनका टेन्योर छोटा था, पर इन्हें लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है क्योंकि इन्होंने प्रेस से रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे। फिर आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842, जिनके टाइम पर फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुई 1838 से 1842 के बीच। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग्स फर्स्ट 1844 से 1848। इनके वक्त में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई और फिर ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई। पर इसके बाद एंटर होते हैं एक बहुत फेमस फिगर, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। डलहौसी का एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली कॉर्पोरेट एसेट स्ट्रिपिंग की तरह था, मतलब सब कुछ अग्रेसिवली एनेक्स कर लो। बिल्कुल। डलहौजी का सबसे बड़ा वेपन था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो 1848 में आया। इस पॉलिसी का मैकेनिज्म बहुत डायरेक्ट था। कैसा मैकेनिज्म? अगर किसी इंडियन रूलर का अपना नेचुरल बायोलॉजिकल मेल बेटा नहीं है, तो अडॉप्टेड सन को एज अ रूलर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा और वो स्टेट कंपनी लैप्स कर लेगी। इस रूल से इन्होंने ढेर सारे स्टेट्स एनेक्स किए। इनके टाइम पर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर भी हुई 1848 से 1849 तक। लेकिन एक कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि सबसे ज्यादा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी डलहौजी के ही टाइम पर सेटअप हुआ था। सोचो। ट्रू, इनका टेन्योर एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल बूम था। इंडिया की फर्स्ट रेलवे लाइन लेड हुई 1853 में बॉम्बे से थाने तक, जो कि 34 किलोमीटर का स्ट्रेच था। पीडब्ल्यूडी भी इन्हीं का है ना? हाँ, इन्होंने ही पोस्टल एक्ट लाया और टेलीग्राफ लाइन स्प्रेड की। जो पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट आज हम देखते हैं, वो डलहौजी ने ही फाउंडेड किया था। और एजुकेशन में वुड्स डिस्पैच लाया गया 1854 में, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोलते हैं। और सोशल रिफॉर्म में 1856 का विडो रीमैरिज एक्ट इन्हीं के टाइम का है। एग्जैक्टली। पर इस अग्रेसिव एक्सपेंशन, लोकल सेंटिमेंट्स इग्नोर करने और स्टेट्स छीनने का नतीजा बहुत हैवी था। फ्रस्ट्रेशन इतनी बिल्डअप हो गई थी कि 1857 का रिवोल्ट इरप्ट हो गया। इस रिबेलियन ने पूरा सिस्टम हिला दिया। अब पेरेंट कंपनी यानी ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि कंपनी से अब ये हैंडल नहीं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को आउट किया गया और ब्रिटिश क्राउन ने देश का डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। और एक नई बोर्ड पोजीशन क्रिएट हुई, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये फेज 1858 से लेके इंडिपेंडेंस तक चला। सबसे पहला नाम लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862। कैनिंग वही थे जो 1857 रिवोल्ट के टाइम इंचार्ज थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ और ये फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन गए। रिवोल्ट के बाद इनको समझ आ गया था कि डलहौजी की पॉलिसी कितनी टॉक्सिक थी, इसलिए कैनिंग ने फॉर्मली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को विड्रॉ कर लिया। एडमिनिस्ट्रेशन अब फोकस कर रहा था कंट्रोल, डेटा और पैसिफिकेशन पर। लॉर्ड मायो आए 1860 से 1872 तक। डेटा कलेक्शन की फर्स्ट मेजर एक्सरसाइज इन्हीं के वक्त हुई थी ना? राइट। लॉर्ड मायो के टाइम पर 1872 में फर्स्ट अनसिंक्रोनाइज्ड सेंसस कंडक्ट हुआ। अनसिंक्रोनाइज्ड मतलब ये पूरा कंट्री वाइड स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस नहीं था, जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। इन्होंने स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया। एक यूनिक एग्जाम फैक्ट इनके बारे में ये है कि ही वाज किल्ड बाय शेर अली अफरीदी इन अंडमान झील। यस,
अब यहाँ एसएससी और एनटीपीसी एस्पिरेंट्स के लिए एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक है अगले 2 वाइसरॉयज के लिए, लिटन और रिपिन। पहले एल आता है जो कि एक स्ट्रिक्ट विलन जैसा था, फिर आर आता है जो पॉलिसीज रिवर्स करके हीरो बनने की कोशिश करता है। ये बढ़िया ट्रिक है। लेट्स लुक एट लॉर्ड लिटन 1876 से 1880। इन्होंने क्या किया? लॉर्ड लिटन का अप्रोच बहुत रिप्रेसिव था। 1878 में आर्म्स एक्ट पास किया और लोकल मीडिया को क्रश करने के लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 इम्पोज कर दिया। और दरबार भी लगाया था। हाँ, इनके टाइम पर 1877 में फर्स्ट दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज हुआ टू प्रोक्लेम क्वीन विक्टोरिया एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया। सेकेंड अफगान वॉर 1878 से 80 इन्हीं के अंडर हुई। एक बड़ा डिसीजन जो लोकल रिप्रेजेंटेशन रोकने के लिए था, इन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम की मैक्सिमम एज 21 से रिड्यूस करके 19 ईयर्स कर दी थी। बाप रे, 19 इयर्स। और इस टेंशन को कूल डाउन करने के लिए भेजे गए लॉर्ड रिपिन 1880 से 1884। लिटन ने जो भी बिगाड़ा, रिपिन ने आके रिवर्स करने की कोशिश की। आते ही सबसे पहले उस स्ट्रिक्ट वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया। रिपिन का अप्रोच कंप्लीटली ऑपोजिट था। इनके टेन्योर में 1883 का इल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस हुआ जो काफी कंट्रोवर्शियल था क्योंकि इसने इंडियन जजेस को यूरोपियन ऑफेंडर्स को ट्राई करने का राइट दिया था। इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। और सेंसस वाला पॉइंट? मयो का जो इनकम्प्लीट सेंसस था, रिपिन ने उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करवाया। 1881 में फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड यानी कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड सेंसस इनके टाइम पर हेल्ड हुआ। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 और एजुकेशन के लिए हंटर कमीशन 1882 सेटअप भी लॉर्ड रिपिन ने किया। परफेक्ट। उसके बाद थे लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। इनके टेन्योर का सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। अब हम एंटर करते हैं उस फाइनल स्ट्रेच में जहां नेशनलिस्ट रिएक्शंस पीक पर थे 1899 से लेकर 1950। मैनेजमेंट अब क्लियरली स्ट्रगल कर रही है। कभी सोसाइटी को डिवाइड करके रूल करने की कोशिश कर रहे थे तो कभी नए लॉज लाके पब्लिक को शांत करने की। इस वॉलेटिलिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक। इनका क्लियरली डिवाइड एंड रूल अप्रोच था जिसका बिगेस्ट रिजल्ट था 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल। हाँ, और इन्होंने गवर्नेंस स्ट्रिक्ट करने के लिए इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट और कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट पास किए। इन्हीं के वक्त यंग हस्बैंड मिशन को तिब्बत भेजा गया था। एक मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैश था जिसे कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी कहते हैं। हेरिटेज कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ किया था इन्होंने। कर्जन ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई को रिवाइव किया और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 पास करवाया। राइट। कर्जन के बाद द लॉर्ड मिंटो सेकंड 1905 से 1910। इस वक्त पॉलिटिक्स पूरी तरह डिवाइड हो रही थी। इनके टाइम पर 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई लेड बाय आगा खान, और कांग्रेस के अंदर फेमस सूरत स्प्लिट भी हुआ। फिर आए लॉर्ड हार्डिंज सेकंड 1910 से 1916। इनके टेन्योर में 1911 में किंग जॉर्ज के लिए थर्ड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया। इसी साल ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल ऑफिशियली कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली लाया गया। 1912 में इन्होंने रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज अपॉइंट की। इसके बाद इवेंट्स बहुत स्पीड पकड़ते हैं। लॉर्ड चेल्मस्फोर्ड 1916 से 1921। इनके टाइम पर काफी मेजर एक्ट्स आए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स 1919 पास हुआ। लेकिन उसी साल ड्रैकोनियन रॉलेट एक्ट 1919 आया जिसने फ्रीडम राइट्स कंप्लीटली दबा दिए। इसका प्रोटेस्ट हुआ और फिर 1919 की जलियांवाला बाग मैसेकर की ट्रेजेडी हुई। चेल्मस्फोर्ड के ही टेन्योर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किए गए थे। फिर लॉर्ड रीडिंग आए 1921 से 1926। इनके टाइम पर वायलेंस पीक्स देखी गईं। 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ जिसके नतीजे में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन वापस ले लिया। 1925 में काकोरी ट्रेन इंसिडेंट हुआ। पॉलिटिक्स में 1923 में स्वराज पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट हुई। उन्होंने थोड़ा पब्लिक एंगर कम करने के लिए प्रेस एक्ट ऑफ 1910 और रोलेट एक्ट ऑफ 1919 को रिपील कर दिया। नेक्स्ट है लॉर्ड अर्विन 1926 से 1931। इनका टेन्योर मैसिव प्रोटेस्ट से भरा था। 1928 में साइमन कमीशन का विजिट हुआ। इरविन के टाइम के इवेंट्स हिस्ट्री की फाउंडेशन है। 1929 का हिस्टोरिक लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस जहां पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। 1930 का दांडी मार्च जहां नमक कानून तोड़ा गया। इनके टाइम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। इसके बाद लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 1936। इनके वक्त सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई।
सबसे क्रिटिकल था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो आज के मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेजर सोर्स है। और तब तक वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है। उस वक्त इंचार्ज थे लॉर्ड लिनलिथगो, 1936 से 1944। इनके वक्त काफी कोशिशें हुई इंडियन लीडरशिप को ऑन बोर्ड लाने की। हाँ, 1940 में अगस्त ऑफर लाया गया। उसी साल इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। 1942 में 2 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिकॉर्ड हुए, मास लेवल पर क्विट इंडिया मूवमेंट और फेल होने वाला क्रिप्स मिशन। लिनलिथगो के बाद लॉर्ड वेवेल आए, 1944 से 1947 तक। वेवेल का पूरा टाइम बेसिकली नेगोशिएशंस में गया। एग्जैक्टली। 1944 में सीआर फॉर्मूला प्रपोज हुआ। 1945 में उन्होंने अपना वेवेल प्लान दिया। 1946 में कैबिनेट मिशन प्रपोजल्स आए ताकि इंडिपेंडेंस का स्ट्रक्चर सेट हो। पर इसके फेल होने पर एक डार्क चैप्टर आया, 16 अगस्त 1946 को, ऑब्जर्वेंस ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे। और फाइनली इस कॉर्पोरेट टेक ओवर के आखिरी फेज को क्लोज करने के लिए भेजे गए लॉर्ड माउंटबैटन 1947 से 1948। ये थे द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने ही फेमस 3 जून प्लान या माउंटबैटन प्लान इंट्रोड्यूस किया था, जिसके बेसिस पर फॉर्मली पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ। और इस पूरी लिस्ट का फाइनल और सबसे डिफाइनिंग नाम है सी राजागोपालाचारी, जिनका टाइम था 1948 से 1950। ये हिस्ट्री सेट करते हैं एज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एकदम पॉइंट पर। इट्स ट्रूली फैसिनेटिंग यार। पूरा ग्राफ कैसे मूव हुआ सोचो। छोटे से ट्रेडिंग फर्म से लेकर कर्नाटिक कॉन्फ्लिक्ट्स, उसके बाद एग्रेसिवली टैक्स कलेक्ट करना एज बंगाल गवर्नर्स, फिर पूरे इंडिया पर कमांड एज गवर्नर जनरल्स, और फाइनल ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल एज वाइसरॉयस। एवरीथिंग वाज सिस्टेमिक। व्हाट अ हेवी डेटा डाइव। सारे साल एक्ट्स, ट्रीटीज और उनके अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स। एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी एस्पिरेंट्स के लिए दिस इज एब्सोल्यूट गोल्ड। हमें जो मिशन सेट किया था 100% फैक्ट्स बिना स्किप किए कवर करने का, हमने अचीव कर लिया है। उस लिस्ट को एक क्रोनोलॉजिकल कहानी में समझना बेटर मेमोरी बिल्ड करता है। पर इस डिस्कशन को रैप अप करने से पहले एक थॉट जो हर स्टूडेंट को डीपली पॉन्डर करना चाहिए। आज के मॉडर्न इंडिया में हमारे पास जो कोर्ट्स का सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेटिक लाइंस हैं, पुलिस स्ट्रक्चर्स, रेलवेज या एजुकेशन हायरार्की हैं, इनके सीड्स एक्चुअली इन्हीं गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉयज ने सिर्फ और सिर्फ अपने एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉफिट और कंट्रोल देने के लिए बोए थे। सही बात है। सो जब हम आज बोलते हैं कि इंडिया मॉडर्नाइज हो रहा है, तो कितना हम ट्रूली अपना एक नया डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क बिल्ड कर रहे हैं और कितना हम इंटेंशनली उस पुरानी ब्रिटिश कॉर्पोरेट नींव पर ही बस फ्रेश पेंटिंग करते जा रहे हैं। अब ये हुई ना एक माइंड बेंडिंग पर्सपेक्टिव वाली बात। ये सोचना सच में जरूरी है कि फाउंडेशंस किसने डिजाइन की थी। तो सभी एस्पिरेंट्स को आने वाले एग्जाम्स के लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। इस सेशन को एज एन ऑडियो फ्लैश कार्ड बस लूप पर सुनते रहिए। हर साल और नाम की स्टोरी याद हो जाएगी। कीप लर्निंग एंड ऑलवेज स्टे क्यूरियस।